तेरा कोई आईडी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर वाईफाई स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी प्रियांशु गुप्ता की, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है आईबीपीएस बैंक में, आरआरबी बैंक। तो देखते हैं भाई कि कौन सा आरआरबी बैंक है, कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन है। और बेसिकली इस सेशन का जो मेन पर्पस है दोस्तों वो ये है कि आप में से जो भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंक में हो, एसएससी हो या रेलवे हो, ऑलमोस्ट दोस्तों अगर कोई सरकारी बैंक की भी तैयारी करता है तो वो स्टूडेंट उसी फेज से गुजरता है जो एसएससी वाला गुजरता है और जो रेलवे वाला गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं प्रियांशु से। और मेरा काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, काफ़ी टाइम से हम उसको जानते हैं। तो देखते हैं कि आज लाइव पहली बार यहाँ पर काफ़ी साल बाद मिल रहे हैं। तो लेट्स सी। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट्स में अपने करिएगा। और बाकी बहुत सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करें। एक बार मुझे एक बार थम्सअप मार दो सभी लोग। अगर सभी रेडी हैं तो एक बार मुझे रेडी का थम्सअप मार दो तो फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन का और बुलाते हैं प्रियांशु को और देखते हैं कि भाई उनके पास क्या क्या आज हमारे साथ और क्या क्या करने वाले हैं। आइए प्रियांशु। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मेरी मॉर्निंग ऑल आवाज आ ऑफ रही यू। है सभी को? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रियांशु की भी आएगी। माइक मैंने प्रियांशु को दे दिया, वही आज कंडक्ट करेंगे पूरी क्लास में। ठीक है, तो प्रियांशु वेलकम टू वाईफाई स्टडी थैंक यू सर अकेडमी। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रियांशु सबसे पहले तो ये बताओ कि आप कहाँ से आ रहे हो इस समय? मैं अभी झांसी में ही रुका था आज रात। तो कल मैं उरई में रह रहा हूँ, पोस्टिंग मेरी उरई में है। ओके। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है, तो मैं अमौली से आता हूँ। कैम्ब्रिज। अमौली पड़ता है घाटमपुर के पास। हम्म। और मैंने अपनी स्टडी लखनऊ से की हुई है। हम्म। और अभी मैं एग्ज़ाम अभी भी दे रहा हूँ। मैंने 2020 में आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन लिया था और अभी मैं उरई में पोस्टेड हूँ एज अ क्लर्क। तो अच्छा है। बैंक का सफ़र मुझे अच्छा लग रहा है। अभी 6 महीने हुए हैं ज्वाइनिंग को, लेकिन अच्छा लग रहा है अभी तो। अच्छा लग रहा है, बाकी आगे का पता नहीं। और तो बाकी प्रियांशु मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने जैसे बैंकिंग की तैयारी आप कितने साल हो गए आपको करते करते? एक्चुअली मैंने पहले स्टार्ट किया था जब मैंने तैयारी करना ग्रेजुएशन के बाद 2018 में। तो मेरा 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने बैंक की स्टार्ट किया था। हम्म। बट मैंने जब 3-4 महीने तैयारी की, उसके बाद कुछ लग रहा था जैसे मेरा इसमें बैंक में थोड़ा कम लग रहा था, चांसेस कम लग रहे थे। हम्म। तो फिर मैंने बैंक की छोड़ के 2019 में मैंने एक भी बैंक के एग्ज़ाम नहीं दिए। मैं तैयारी एसएससी और बाकी ऑल एग्ज़ाम की करता रहा। हम्म। फिर जब 2019 में मेरा सीजीएल निकला प्री, बट मेंस नहीं निकला। फिर उसके बाद 2019 वाला जो 2020 में कंडक्ट हुआ था उसका प्री ही नहीं निकला। तो फिर मुझे लगा कि अगर मुझे जल्दी सिलेक्शन लेना, मुझे ज़रूरत भी थी जल्दी सिलेक्शन लेने की। तो फिर मुझे लगा कि बैंक ही ऐसा मेरे को सामने ऑप्शन दिख रहा था जो मुझे जल्दी सिलेक्शन दिला सकता था। तो फिर मैंने बैंक की केवल 2020 में केवल 2-3 एग्ज़ाम दिए थे बैंक के, आरआरबी का पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। जिसमें से मेरे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के दो सारे प्री निकले थे और मेंस में केवल आरआरबी क्लर्क ही निकला था। ओके। तो मैंने मतलब अगर कह सकते हैं कि अगर बीच वाला 2019 का पार्ट छोड़ दें तो मैंने 3 साल लग गए मेरे को अपना टारगेट अचीव करने में। बाकी अगर कोई अच्छी तैयारी करता है बैंक की तो 1 साल में सिलेक्शन लेना पॉसिबल है। हम्म। अच्छा प्रियांशु ये बताओ कि जैसे कि आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपके सामने जैसे हर स्टूडेंट के सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि जब उसको लगता है कि यार बहुत साल हो गए तैयारी करते करते सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर उसको मूव ऑन कर जाना चाहिए कहीं और पर, या फिर उसको लगे रहना चाहिए? आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या?
हाँ, बीच में जैसे कभी होता है कि एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं हो रहा है, आपने अपने पूरे 100% एफर्ट लगाए हुए हैं, बट नहीं हो रहा है, तब फिर लगता है कि छोड़ देते हैं। बट हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को पाने की कोशिश की है तो आपको मिलेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर आप अपने 100% आप अपना एफर्ट कर रहे हो, पूरे दिल से लगे हुए हैं, तो ईमानदारी से लगेंगे तो हो सक सिलेक्शन तो होगा, पक्का है, क्योंकि आपने अपने लिए बनाया है वो अपॉर्चुनिटी। आपके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपकी वेट कर रही होगी। तो हमें उसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए और उसको हमें टारगेट में अचीव कर लेंगे। ऐसी कोई वो नहीं है कि हम नहीं हो रहा है तो छोड़ दें। बाकी हमें अपने आखिरी अटेम्प्ट तक तो कोशिश करनी ही चाहिए। ओके। और प्रियांशु ये बताओ कि जैसे आप तैयारी करते थे तो उस समय पे जो है आपका कोई ना कोई मेंटर होता होगा या किसी को आप फॉलो करते होगे, या सेल्फ जैसे मोटिवेशन कहते हैं ना कि कभी कभी मान लो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो किससे मोटिवेट होते थे? वो मेंटर कौन है आपका? मैं मतलब। अप- हाँ। मैं मेंटर तो अपने आप को ही मानता हूँ, क्योंकि मैं मतलब जैसे होता है ना कि लोग वीडियो देखते हैं मोटिवेशन वाले, हम्म। बट मुझे लगता है कि अगर मोटिवेशन वाले वीडियो देखते भी हैं ना तो उतनी देर के लिए मोटिवेशन आता है, फिर जब वो वहाँ से हट जाते हैं तो फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं अपने। तो हमें अपने आप से ही मोटिवेट होना चाहिए। हम्म। तो मैं तो अपने आप को ही मोटिवेशन मानता हूँ। बाकी मेरी फैमिली है जो मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया मेरे मम्मी पापा ने, तो उनके लिए वो सबसे बड़े मोटिवेशन थे मेरे लिए। उसके बाद फिर कभी मैं निराश होता था तो आकाश सर से बातें कर लेता था, वो मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते थे। हम्म। बाकी यही सब चीज़ें हैं। ओके। और बाकी अच्छा ये बताओ, आपका सभी सब्जेक्ट में देखा है बैंकिंग में, जैसे आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और आपकी जनरल अवेयरनेस, वो आपके करंट अफेयर्स आता है, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या था? कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग और वीक था? मैं तो सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम देता था, बट मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ तो थोड़ा इंग्लिश में मेरा हाथ कमज़ोर था। तो फिर मैंने आरआरबी क्लर्क में हिंदी ही ले ली थी, तो उसने मेरे को अच्छे मार्क्स भी दिलाया और सिलेक्शन भी दिलाया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं तो लोग सोचते हैं कि यार मेरे को हिंदी नहीं आती है, सॉरी इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ हूँ तो मैं सिलेक्शन बैंक में कैसे होगा। तो काफ़ी लोग यही सोच के बैंक की तरफ आते ही नहीं है। बट आरआरबी ऐसा आपके लिए ऑप्शन बनाया गया है कि आप अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप बैंक में सिलेक्शन ले सकते हो, बैंक में आ सकते हो। तो थोड़ा इंग्लिश में मैं थोड़ा वीक हूँ। बाकी बाकी में मेरे ठीक जाता है, बाकी मैथ्स रीजनिंग वगैरह अच्छा, सब। जैसे मान लो प्रियांशु की आपने आरआरबी लिया तो उसमें एक ऑप्शन था कि हमारे पास हिंदी इंग्लिश है, लेकिन अगर किसी को आईबीपीएस में जाना है उसमें फिर इंग्लिश ही करना है आपको, तो फिर वो इंग्लिश को कैसे अच्छा करे? आपने फिर इंग्लिश को मतलब आरआरबी में जाने का यही एक रीज़न था कि हमारे पास हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, या फिर एक अलग ही चीज़ थी कि नहीं नहीं आपने आईबीपीएस भी ट्राई किया लेकिन वो नहीं हुआ तो अपन ने क्या कर लिया? तो इंग्लिश में अगर किसी को अच्छा करना है, कोई अगर हिंदी मीडियम से है, तो वो कैसे कर सकता है? इंग्लिश में इम्प्रूव करने के लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि हमारा जो बैंक का एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा ग्रामर छोड़ के कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए। तो उस रीडिंग से हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। बाकी ग्रामर के रूल थोड़े बहुत याद कर ले तो अगर इंग्लिश किसी की कमज़ोर भी है तो ऐसा नहीं कि वो आईबीपीएस में सिलेक्शन नहीं ले सकता है। आप मिनिमम मार्क्स स्कोर करके भी सिलेक्शन ले सकते हो, बाकी जगह आप अच्छा स्कोर कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। बाकी मैं भी अभी लगा हुआ हूँ आईबीपीएस पीओ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए। मैं भी यही कर रहा हूँ, इंग्लिश में थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन वाला ज़्यादा पार्ट कर रहा हूँ, बाकी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करके सिलेक्शन, बस सिलेक्शन ही तो लेना। और यहाँ पे कोई वो थोड़ी है कि अगर टॉप टॉप कर जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। आप अगर टॉप भी करते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं तो आपको सेम पोस्ट ही मिलने वाली है। अच्छा, जब भी कोई एग्ज़ाम आप देते थे तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है या इसमें हमें टॉप भी करना है? कभी वो टॉप के नज़रिए से पढ़ा या सिर्फ सिलेक्शन के नज़रिए से पढ़ा आपने? मैंने ऐसा कभी टॉप करने के बारे में नहीं सोचा है, बट अब सोचता हूँ क्योंकि अब मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो मुझे लगता है कि अब मेरा लेवल थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो अब मैं सोचता हूँ, क्योंकि पहले मेरी नीड तो यही थी सिलेक्शन लेने की। बाकी हम लोगों की अभी जो भी हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं ये स्टूडेंट, उनका सबसे पहले टारगेट तो अपना टारगेट अचीव करने के लिए होना चाहिए कि एक बार सिलेक्शन ले लें, उसके बाद सपने तो हम लोग फिर भी पूरे करते रहेंगे। कोई भी बड़ा एग्ज़ाम देंगे उसमें टॉप करेंगे, ये सारी चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन अभी हमारा मेन जो गोल है वो हमारा सिलेक्शन लेना होना चाहिए। तो अभी तक तो मेरा गोल वही था, लेकिन अब थोड़ा लेवल बढ़ाया है तो अब टॉप करने की सोचते हैं। तो अच्छा, तो जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहती थी आपकी? मैथ्स में बाकी आप अर्थमेटिक
तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ लोग कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हम मैथ्स को छोड़ अर्थमेटिक को छोड़ देते हैं तो 25 या 22 क्वेश्चन कर सकते हैं प्री में। बट अगर आप अर्थमेटिक आपका अच्छा नहीं है तो फिर मेंस में आप फंस जाएंगे, क्योंकि मेंस में अगर डीआई भी आ रही है ना तो वो भी आपके बिना अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट के आएंगे ही नहीं। तो हमें सारे पढ़ने चाहिए, मैथ्स में सब कुछ पढ़ना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड का काफ़ी ज़्यादा खेल हो जाता है, तो स्पीड वो सब करने के लिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। और रीजनिंग कैसे पढ़ी है आपने? रीजनिंग तो मेरे गुरु आकाश सर ही रहे हैं। पहले मैं जहाँ ऑफलाइन क्लासेस लेता था वहाँ सर पढ़ाते थे, तो वहाँ पे सर ने ही पढ़ाया मुझे, और हमेशा से उन्होंने ही गाइड किया है। और जब यहाँ पे अनअकैडमी में आ गए थे तब भी वो मेरे को पढ़ाते रहते थे। तो रीजनिंग तो बाकी सर ने नोट्स दिए तो प्रैक्टिस करते रहते थे, और सर की पजल्स वगैरह काफ़ी हेल्पफुल रही। ठीक है। और बाकी फिर आपका रहा करंट अफेयर्स, उसके लिए कितना घंटे पढ़ते थे आप? करंट अफेयर्स एक्चुअली जब मैंने आरआरबी क्लर्क का दिया था, हम्म। तब मैं एसएससी की 2020 में प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं डेली में पढ़ता था। वाईफाई सिटी में कृति मैम पढ़ाती हैं, हम्म। तो उनसे पढ़ा था थोड़े दिन। बाकी जब एग्ज़ाम आया था तो नोट्स वगैरह से पढ़ लिया था। हम्म। तो हालांकि जब एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा अलग आ गया था, जो भी पढ़ा हुआ था उससे अलग आ गया था। हम्म। तो करंट अफेयर्स हम अगर लास्ट 6 मंथ या 8 मंथ का डेली में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहा है सरफराज की, क्या ग्रेजुएशन में आर्ट्स अगर लिए हैं तो बच्चे जॉब कर सकते हैं बैंक में? बिल्कुल कर सकते हैं और आप। आपकी भी पूछ रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन किस में किया आपने? अगर आप पूछ रहे हैं कि आर्ट्स से ग्रेजुएशन करके सिलेक्शन लेना पॉसिबल है, तो आपके सामने एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने भी बीए किया हुआ है। क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज है लखनऊ में, मैंने वहाँ से बीए किया हुआ है। हालांकि बीए में मेरा मैथ्स था, बट मैंने लास्ट ईयर मैथ्स भी छोड़ दी थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीए किया हुआ है तो बैंक में आना थोड़ा दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने आते हैं ना, तो ग्रेजुएशन का कोई ऐसा पार्ट नहीं रहता जो आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगा। जो आपने एकेडमी तक पढ़ा है 12 तक, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट बस, थोड़ा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने 11th में भी मैथ्स नहीं पढ़ी है तो ये हो सकता है कि आपका जो थोड़ा होता है कि काफ़ी दिन से मैथ्स नहीं पढ़ी तो वीक हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, तैयारी करते के दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन होता था? कौन डिस्ट्रैक्ट कौन से डिस्ट्रैक्शन होते थे? डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा आजकल तो मोबाइल ही है। हाँ। तो मतलब जैसे पढ़ने लगो तो कोई अगर वीडियो देख रहे हो उसमें कोई अच्छा ऐड आ गया तो लगता है वही वीडियो देख लेते अच्छा। हैं। गाने सुन लेते हैं। ठीक है। आजकल तो सबसे बड़ा वही है। बाकी अगर जैसे रिजल्ट आता था, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो थोड़ा लगता था कैसे होगा सिलेक्शन, अब मुश्किल होता है, बस वही थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। बाकी पढ़ाई करते रहते अच्छा, जब रिजल्ट आता है कभी नहीं होता है तो फील होता था कि यार हैं। नहीं हुआ, तो मतलब इतना आगे, ज्यादा एफर्ट देने के बाद भी नहीं हाँ, हुआ, तो अब और क्या करते हैं ऐसा? हाँ वही तो ऐसा लगता है। क्या होता था कि जैसे एक बार आपने रिजल्ट दिया और उसका रिजल्ट नहीं आया तो आपको लगता था हमने तो अपना बेस्ट दिया था, तो अब और ऐसा क्या कर दूं, तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या किया आपने, ज्यादा ऐसा सिलेक्शन हुआ? फिर मैं यही करता था, कभी कभी ये होता था कि जैसे सीए का ही ले ले, करंट अफेयर्स का। हम्म। तो ये होता था कि क्वेश्चन याद पढ़ा हुआ था बट वहाँ एग्ज़ाम में जाके भूल गए। हम्म। तो मतलब नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटेजी ये रहती है जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो, हम्म। कि अगर वो आ जाए ना तो वो नहीं छूटना चाहिए। जैसे इंग्लिश में ही है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक्सेप्शन वाले होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है एग्ज़ाम में, पढ़ने के टाइम नहीं होता है, एग्ज़ाम में होता है, तो उसी को खूब अच्छे से कर लो। तो मतलब यही स्ट्रेटजी मैं करता था कि जितना पढ़ता था उतना ही बहुत अच्छे से पढ़ लेता था, अच्छा। बस इतना। और कुछ नहीं करता ठीक है। था। और पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, स्टूडेंट 1 साल 2 साल तैयारी कर रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कभी कभी ऐसी घर में सिचुएशन होती है तो पेरेंट्स कहते हैं यार आप कितना पढ़ोगे, चलो कोई प्राइवेट नौकरी कर लो, तो आपके मन में कभी ऐसा आया, पेरेंट्स ने कभी ऐसा बोला? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं बोला है, क्योंकि वो तो बल्कि उल्टा बोलते थे कि जैसे मैं ही डिमोटिवेट हो जाता था कि अब सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो हम्म। मैं ही घर पे बोलता था मम्मी कहीं मैं बाहर निकल जाता हूँ, प्राइवेट कर लेता हूँ। हम्म। तो मैं एक्चुअली मामा के घर पे रहता था लखनऊ में। हम्म। मामा मामी मेरे बहुत सपोर्ट करते थे, और हम्म। मम्मी पापा भी घर गांव में रहते थे, वो भी बहुत मतलब कॉल वगैरह में हम्म। बात होती रहती थी, वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। तो घर वाले तो यही बोलते थे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, हम्म। अभी तो ग्रेजुएशन ही हुआ है ना, लोग हम्म। कितने सालों लगे रहते हैं, थोड़ा एफर्ट डालो
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कोई बिल्कुल भी मेंटल प्रेशर तो घर से बिल्कुल मिला ही नहीं। हालांकि मैंने अप्रेंटिसशिप भी की थी 1 साल इंडियन ऑयल में, तो उसके बाद ही मेरा फिर जैसे ही मेरी अप्रेंटिस ख़त्म हुई थी जनवरी में, और मार्च में मेरा सिलेक्शन हो गया था। नहीं तो मैं सोच रहा था अगर 1 साल नहीं हुआ तो फिर कुछ मतलब करने के लिए अच्छा, आप करता। अपने एकेडमिक में किस तरह के स्टूडेंट रहे? ब्राइट, एवरेज या उससे नीचे? नहीं मैं। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को ऐसा कैटेगराइज किया जाता है, मुझे बोलना हाँ, नहीं चाहिए कि ब्राइट स्टूडेंट या, बट आप कैसे रहे अपने करियर में ओवरऑल? मैं फिफ्थ तक तो वीक रहा था स्कूल में, लेकिन फिफ्थ के बाद मैं टॉप 3 में ही रहता था क्लास ऐसा में। क्या हो गया फिर उसके बाद? पता नहीं, बट फिर लगता था लाओ। एक्चुअली मेरी परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नहीं, एक्चुअली होता था, मेरी ट्विन सिस्टर थी। हाँ। वो पहले फिफ्थ तक वो फर्स्ट आती थी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। मम्मी हाँ। बोलती थी वो फर्स्ट आती तुम कम से कम सेकंड थर्ड तो आओ। ठीक है। तो हम कहते तो वो फर्स्ट आती तो मैं फर्स्ट कभी आ ही नहीं सकता, तो मैं क्यों एफर्ट डालूं सेकंड थर्ड आने के लिए। हाँ। तो फिर उसके बाद जब थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है ना, फिफ्थ सिक्स के बाद पढ़ने के लिए फिर मन लगने लगा। हम्म। तब ज़्यादा लगने लगा। तो सिक्स के बाद मैं मतलब मैंने देखा कि कभी टॉप 5 के नीचे नहीं गया क्लास में, हम्म। और सेकंड या थर्ड फर्स्ट भी इन हाई स्कूल और इंटर में मैं फर्स्ट ही आया अपनी क्लास में। हम्म। तो जैसा भी आप कहना चाहें, तो एवरेज। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट भी मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि बैंकिंग में अगर आपको जाना है तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए, फाइनेंस की कोई डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, बट ऐसा है क्या? मुझे लगता है जैसे आपने बताया ग्रेजुएशन में आपने बीए करा, मैथ से करा, तो ऐसा होता है कि बीकॉम अगर किसी के पास है या अकाउंट्स है कुछ भी है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बैंक में जाने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हैं। हम्म। मैथ्स और रीजनिंग अलग है। हम्म। बीकॉम में कुछ भी नहीं नहीं, आता है। बाद में जाने के बाद फिर प्रोफाइल जो आपकी जॉब हाँ, प्रोफाइल हाँ, उसमें। एक्चुअली यहाँ पे जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं ना, हम्म। जैसे जेआईबी सीआईबी के 2 एग्ज़ाम है, उसमें ज़रूर बीकॉम वालों को थोड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अकाउंट्स वगैरह का आता है उसमें। हम्म। तो उसमें ज़रूर फ़ायदा मिलता है। हम्म। बट अगर सिलेक्शन ले लिया है तो फिर उसके बाद 1-2 साल बाद सही प्रमोशन तो मिलेगा ही। हम्म। अच्छा, एक क्विक आपसे अगर मैं बोलूँ हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, तो मैं आपको फटाफट सब्जेक्ट बोलूंगा, आप मुझे बताना क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए शॉर्ट में। सबसे पहले मैथ्स। मैथ्स में मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और पहले तो सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम आपको बांट देना ठीक है। पड़ेगा। और मैथ्स में बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, हाँ। और मैथ्स के लिए पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अर्थमेटिक के, बाकी प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन वगैरह के मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी तो पड़ेगी। जैसे मान लो किसी की कैलकुलेशन वीक है तो वो क्या कर सकता है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। उसके लिए टेबल स्क्वायर रोज वगैरह ये रोज सब टेबल याद करे, रोज मल्टीप्लाई देखता रहे, कहीं भी नंबर दिखे उसको मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, करना, प्लस कर दे। तो कैलकुलेशन अच्छी करो, कैलकुलेशन अच्छी है कर ना? ले। अच्छा अच्छा, बैंक में अगर मैं बोलूँ तो आपको ज़्यादा जो है वो वर्बल पे ध्यान देना चाहिए या फिर जो सिंप्लीफिकेशन डीआई है उस पर ध्यान देना चाहिए? क्वाड्रेटिक है, ये है, या फिर जो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी? सब पे देना पड़ेगा, सब क्यों पे मेंस अगर आपको केवल प्री क्लियर करना है तो अर्थमेटिक छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अर्थमेटिक करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा मैं चलता हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ना, कैसे पढ़ना चाहिए? आप कोई भी टीचर देख लो, या कोई भी अच्छी साइट देख लो, उससे हम्म। डेली पढ़ते रहो। मतलब इतना हो कि रोज रोज अगर डेली का पढ़ रहे हो तो 10 से 15 क्वेश्चन कवर होते जाए। अच्छा। बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत हम्म। ज़्यादा कर लो, हम्म। क्योंकि फिर ज़्यादा करने के बाद ना कन्फ्यूजन होने लगता है। हम्म। इतना ही पढ़ो कि एग्ज़ाम बैंक में निकालो। लगभग कितने का पढ़ना चाहिए? 3 महीना, 4 महीना? 6 महीने 6 महीना सफिशिएंट सफिशिएंट है ना? है। पूरा। अच्छा, बाकी और तो कुछ मान लो बैंक में तो वो खैर आपका ये हिस्ट्री वगैरह कुछ आता नहीं है, कुछ जो नहीं, भी है सिर्फ करंट करंट अफेयर। अफेयर्स और ठीक है। स्ट्रैटेजी। और इंग्लिश? इंग्लिश के लिए तो उसके लिए भी रीडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए एरर वाले। अच्छा, और पेपर जैसे कुछ लोग बोलते हैं द हिंदू लगा लो, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ऐसा आपने कोई पेपर लगाया? नहीं, मैंने कुछ नहीं लगा, क्योंकि आजकल तो मोबाइल सबके पास है, तो हम्म। ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। तो उस तो पे एडिटोरियल वगैरह पढ़ हाँ, सकते हो। उस द हिंदू वगैरह में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप दूसरे सब्जेक्ट पे टाइम दे दो। हम्म। अच्छा, और लास्ट रीजनिंग? रीजनिंग के तो आप ही बता दीजिए। नहीं, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही? रीजनिंग में पजल अच्छी अच्छी लगाए, आप ही के साथ लगाए थे, बाकी मिसलेनियस भी करते रहते थे साथ में, हम्म। और पजल सबसे ज़्यादा। ठीक है। और बाकी मैं देखो एक बात बताऊं प्रियांशु के बारे में, मैंने एक्चुअली इसको ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है, जहाँ पर मैं पहले भी था तो वहाँ पर ऑफलाइन यानी कि फेस टू फेस जब हम पढ़ते हैं क्लासरूम में तो मैं वहाँ पर भी पढ़ाया है। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती थी इसकी वो ये थी कि ये हिंदी मीडियम जैसे स्टूडेंट है, कहना नहीं चाहिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात क्या लगती थी
कि बीइंग एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इसको जब मैं क्लास में अगर इंग्लिश में भी पजल देते थे तो ये इंग्लिश में भी पजल लगाना शुरू कर देता था। जैसे कभी कभी आदत होती है ना, कुछ सर हिंदी में लेकर आओ, हिंदी में करेंगे वरना करेंगे नहीं, तो होता है, चलो ठीक है आपको। लेकिन इसकी मैंने एक आदत देखी थी कि इंग्लिश में भी पजल है या इंग्लिश में भी कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लेते थे एज अ अपॉर्चुनिटी, उसको लगाना शुरू कर देते। इसको ये लगता था मेरे सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि कहते हैं कि क्रिकेट में कभी भी बॉलर को देख के नहीं खेलना चाहिए कि भाई कौन सा बॉलर है, आप बॉल को देख के खेलो कि भाई बॉल कैसी आ रही है आपके सामने। तो ये नहीं देखता था कि इंग्लिश में कि हिंदी में, ये देखता था भाई क्वेश्चन क्या है, पजल है लाओ दो, मैं अच्छा कहीं पर अटक गए, नहीं कोई वर्ड समझ में आया, नहीं कोई लाइन समझ में आई तो तुरंत पूछ भी लेता था, सर इस लाइन का मतलब समझा दो, समझ में नहीं आया। तो ये सबसे अच्छी बात लगती थी मुझे कि देखो दोस्तों, ऐसा नहीं कि हिंदी है कि हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, आपके पास जो भी चीज़ आती है एटलीस्ट उसको आप एक बार ट्राई करो। नहीं आता है तो उसके पास आपके साथ मेंटर खड़े हुए हैं आपके, आप उनसे सपोर्ट लो, हेल्प लो, बट एटलीस्ट मेरे ख्याल से हेल्प आपको ट्राई करना चाहिए, उसको एक बार अप्रोच करो। नहीं बनना, शायद उससे ही कहीं ना कहीं डर जो है हमारा वो थोड़ा सा कम होता है। और अगर हम हमेशा ये करते रहेंगे कि यार इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं करनी नहीं करनी, तो कहीं ना कहीं देखो इंग्लिश सब में आती है, एसएससी में भी, मेंस में इंग्लिश देना है, और आपके बैंक में भी आपको देना है, हर जगह ऑलमोस्ट इंग्लिश का है। तो आपको थोड़ा बहुत तो आगे आकर उसको इंग्लिश को लेना पड़ेगा, ऐसा अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। यहाँ पर जैसे एक देवांश है पूछ रहा, कितने घंटे कितने टाइम पढ़ते थे आप, कितना घंटे पढ़ते थे? और सच बताना, क्योंकि सिलेक्शन के बाद मैंने देखा ज्यादातर क्या होता है, पहले पढ़ेंगे 12-12 घंटे, सिलेक्शन में मैं 1-1.5 घंटे बस ज्यादा पढ़ता, उससे ज्यादा मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैं तो बस दिन भर दोस्तों के साथ ही घूम के नहीं। तो सही बताओ बिल्कुल। एक्चुअली मैंने कभी देखा ही नहीं कि मैंने कितना टाइम पढ़ा है, जब तक मन लगता था तब तक पढ़ते थे। जो बस ये रहता था कि जब तक जितना सोचा था कि आज दिन में इतना पढ़ना है उतना पढ़ लेता, तो उसके बाद अगर मन करता था तो पढ़ता था, नहीं तो नहीं फिर भी पढ़ता। लगभग कितना घंटे हो जाता? 7-8 घंटे तो पढ़ ही 7-8 लेता था। घंटे लगभग हो जाता हो। जब घर पे रहता था, मतलब 1 साल मैंने अप्रेंटिस की, तो कम टाइम मिलता था तो 4-5 घंटे पढ़ता था। उसके अलावा जब घर पे रहता तो 7-8 घंटे पहुंच जाता होगा। अच्छा, और मॉक टेस्ट का क्या रूल है? मॉक टेस्ट का भी कितना ठीक। रोल है? अच्छा, सिलेक्शन में मॉक टेस्ट का कितना रोल है? मॉक टेस्ट का मैं अगर परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करूँ तो 30-40% मॉक टेस्ट का रोल है। अच्छा। बाकी आपकी स्टडी पर है। मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। हम्म। मतलब मैं ये सोचता था कि अगर मैंने मॉक दिया तो उसका पहले पूरा एनालिसिस करें, अगर यही मॉक दोबारा आ गया ना तो मतलब जो क्वेश्चन में मैं फंसा हूँ दोबारा नहीं फंसना चाहिए। तो मैं हफ्ते में मैक्सिमम दो दो ही देता था। तो उसका लेकिन लेके उसकी उसका एनालिसिस एनालिसिस पूरी अच्छी करते वो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैं। मेंस के लिए मतलब ऐसा स्पेशली। नहीं कि आप रोज पता चला 3-3 4-4 मॉक दे रहे हो, लेकिन जो गलतियां हैं उसको सुधार नहीं रहे, नहीं। है ना। एनालिसिस वो जरूरी है, भले ही आप कम मॉक दो, बट एनालिसिस बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा, और प्रियांशु, और कोई ऐसा कोई, वैसे आप पढ़ाई से थोड़ी हट के थोड़ी सी बात करते हैं, है ना, और कोई रिस्ट्रिक्शन लाइफ में रहा हो कुछ? नहीं। अरे यार, ऐसा तो हो नहीं सकता यार, नहीं है। इतना स्मार्ट हो, है माशाल्लाह, हाइट तो तुम्हारी बहुत अच्छी है ही अरे इसको मैं हमेशा। हमेशा जो है हाइट के लिए बहुत, हम लोग इसको टोकते हैं, मैं तो खैर बहुत ज्यादा इसको चिढ़ाता रहता था, हालांकि इसने कभी बुरा नहीं माना हमारी बात का, वैसे भी खैर जल्दी कोई बुरा मानता नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ कभी डिस्ट्रक्शन कोई लाइफ में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, मन ही हुआ नहीं ऐसा। लगा कभी, या किसी ने अप्रोच नहीं किया हाँ कभी? ये से क्यों। अप्रोच ही नहीं किया हाँ कभी? ये बात ऐसा सही। क्यों? मैं भी नहीं अच्छा लगता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अच्छा तो कमेंट्स में देखो, सब लोग कह रहे हैं कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है चलो, तो खैर डिस्ट्रैक्शन देखो लाइफ में बहुत सारे देखो गाइस होते रहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप, मतलब मैं समझ तो गए होगे आप ही लोग कि हम क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर देखो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ टाइम पर अच्छी लगती है। करियर बनाओ बढ़िया सा, उसके बाद जितना जो करना है ऐश करना है, बढ़िया ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम जब मेरे ख्याल से जब एज अ स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, है ना, सिलेक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी हमसे चूक हुई या ज़रा सा भी हम डिस्ट्रैक्ट हुए तो हमारी पूरी मेहनत और पूरी सब बेकार हो जाता है तैयारी। तो मेरे ख्याल से लग कर अगर हम 1 साल भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हो जाता है ना। बैंक में जैसे आपने बोला कि सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी सरकारी एग्जाम है उसमें आप बढ़िया करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे हो, कुछ तो होगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहले भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर जब ऐसा होता है ना कि कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि सारे दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, तब मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता है, क्योंकि शायद वही चीज़ होती है कि बाकी लोगों से अलग बनाती है आपको।
तो मतलब जब सब एंजॉय करें तब पढ़ तब लो। आप तो मे बी आप मान लो लोग 8 घंटे पढ़े तो आपने 9 घंटे पढ़ लिया है, हाँ तो वो चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। हाँ। बाकी इंजॉय करने के लिए तो पूरी लाइफ ही डली है अभी। अगर ऐसा कभी नहीं लगता था कि यार ये भी एक लाइफ है, ये दोबारा आएगी नहीं, ये टाइम आएगा नहीं यार, सब एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमको भी कर लेना अब चाहिए। आएगी ना, अब कर सकते अब हो, आएगी। लेकिन वो जो एक बाकी चली लोग, गई। अब बाकी लोग देखेंगे। अब बाकी लोग देखेंगे, क्या बात है। तो अब बाकी लोग देखेंगे, वो पढ़ रहे होंगे और मैं हाँ एंजॉय कर रहा हाँ, हूँ। ये अब अभी भी काफ़ी लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं जो साथ में एंजॉय करते थे, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं करता था। जैसे 1 जनवरी है या कुछ अच्छा फेस्टिवल है, लखनऊ महोत्सव जाते थे, ऐसा कुछ नहीं कि एंजॉय नहीं करता था, हम्म, बट लिमिट में। हम्म, लोग होते हैं कि घूम रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, हर हफ्ते वीकेंड मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बस कभी कभी ओकेजनली चला जाता था। हम्म, लेकिन अभी भी कुछ दोस्त हैं जो थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो वो अभी भी पढ़ रहे हैं। अब हम्म। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब ये है कि जो प्रायोरिटी है आपकी हाँ, पढ़ाई, उस उसको पे पहले, उसके उसके बाद फिर बाकी चीजें भी वो सब होती रहेंगी, क्योंकि मेन तो प्रायोरिटी आजकल ज्यादातर क्या है कि प्रायोरिटी दूसरी पढ़ाई के अलावा बाकी सब प्रायोरिटी है ना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। एक स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ, अच्छा कौन है ये? ये नीतीश चौरसिया? नहीं, एसएससी और बैंक का कैसे मैनेज करें। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट मैं कभी सजेस्ट अच्छा नहीं ये करता। बताओ प्रियांशु, जैसे मैं भी एक एसएससी और बैंक, कुछ लोग कहते हैं दोनों एक साथ लेके पढ़ सकते हो, हम्म, आपने करा, दोनों की तैयारी करी है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? बहुत फ़र्क है, बहुत फर्क है। बिल्कुल सिलेबस ही अलग है। हम्म, तो मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने खुद झेला है। तो दोनों की तैयारी एक साथ करें, हम्म, अलग अलग, मतलब अलग अलग क्या, एक चीज़ पकड़ लो उसी पे स्टिक रहो, वही कर लो, हम्म, उसी में निकल सकता है। हम्म, ये दोनों थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि मैंने किया हुआ है। एक हम्म। साल तो मैंने 2018 में सारे एग्ज़ाम दिए थे, तो मैंने झेला हुआ है। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि एसएससी और बैंक दोनों साथ में करें। दोनों साथ में नहीं हुआ? नहीं होता है, मतलब दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों सिलेबस के अलग, जो है कह सकते हो लेवल ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस भी अलग, अलग है। पैटर्न बहुत अलग है। इसमें टाइम डिवाइडर होता है, स्पीड बढ़ानी होती है, हाँ 20-20 मिनट का होता है, उसमें 1 घंटे में आप मैथ्स और रीजनिंग ये आधे घंटे दे दो, हम्म। 40 मिनट दे दो। यहाँ पर ये नीतीश चौरसिया ही बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड थी। कुछ कहना चाहोगे? बताओ। मैं नीति, आपके आपको बता दूं, ये जो नीतीश चौरसिया भी एक कमेंट कर रहे हैं हमारे साथ में, ये भी क्या है, आप ये, तो बताओ। हाँ, वो भी आईबीपीएस क्लर्क है, हाँ बैंक ऑफ इंडिया में, हाँ मेरा भाई है। हाँ। इसकी तो तो मैं बाद में बताऊंगा इसको। चलिए, तो अच्छा यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। सिलेक्शन हो गया, आई मीन एग्जाम हो गया, रिटन क्वालिफाई हो गया, एक बार नंबर भी आप अपने बता दो, प्री में भी मेंस में भी। इंटरव्यू से जुड़ा एक बढ़िया सवाल आया कि इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई किया या क्या क्या दिया, ये बताओ। एक्चुअली सबसे पहले प्री में कितने नंबर आए, मेंस में कितने आपने लाए? प्री में 80 का होता है आरआरबी वाला, हम्म, उसमें मेरे 75.5 थे, हम्म, 73.5 कट ऑफ गया था। हम्म, मैं ये भी बोलता हूँ कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। हम्म, मैंने मतलब आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम दिए उसमें मेरे हमेशा ज़्यादा नंबर आते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है। मैंने जो 75.5 मार्क्स आए थे, मैंने 73 अटेम्प्ट किए थे, हम्म, तो मेरे 2.5 नंबर ज़्यादा आए थे। हम्म। तो मैं एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बाकी लोग ये कहते चीज हैं कि आपको याद है कि मैं हमेशा में कहता था कि हाँ, एक्यूरेसी लाओगे तो एक्यूरेसी, ज्यादा आएंगे हाँ, नंबर। सर भी यही बोलते हैं, हमेशा बोलते थे कि एक्यूरेसी पे ध्यान दो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान मत दो। हम्म, एग्जाम्पल भी देते थे कि सचिन तेंदुलकर हर बॉल नहीं खेलता है ना, हाँ, अच्छी बॉल तो वो भी छोड़ता है, तो अच्छी बॉल हमें भी छोड़नी चाहिए। तो क्योंकि अगर वो माइनस में चला गया तो मे बी आपका 0.5 या 0.25 से भी रुक सकता है। हम्म। तो एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा तो ध्यान देते मतलब हैं। ये लाइव एग्जाम्पल है गाइस, देखो कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि ज्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं, 73 अटेम्प्ट पे भी 75 नंबर, हाँ जी, यानी कि एक्यूरेसी की ज्यादा, ये कैसे हो जाते हैं एक्यूरेसी से ज्यादा, बताओ जरा। नॉर्मलाइजेशन होता है थोड़ा, हम्म, अगर आपका शिफ्ट टफ रहा हम्म, और आपका एक्यूरेसी हुई तो आपके नंबर ज़्यादा उड़ जाते हैं। हम्म, अगर आपकी एक्यूरेसी भी कम हुई, अगर आपका शिफ्ट टफ भी है और एक्यूरेसी नहीं है, हम्म, तो मे बी माइनस भी हो सकता है, हम्म, क्योंकि वो लोग देखते हैं ना कि तुक्का मार रहा है कि सही कर रहा है। हम्म। तो मतलब अगर और आपकी 100% 99% एक्यूरेसी तो ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ेगा वो। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा फिर मेंस में स्कोर? मेंस में मेरा 120 था, हम्म, और 110 कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस का, आई थिंक इतना ही गया था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। 120 मार्क्स थे मेरे। ईडब्ल्यूएस सेक्शन में। हाँ, ठीक ईडब्ल्यूएस है। में। और उसके बाद फिर इंटरव्यू इसमें से कॉल? इसमें इंटरव्यू तो होता नहीं आरआरबी क्लर्क में। क्लरिकल, हाँ। हाँ, अच्छा, क्लर्क कोई में और दूसरा पीओ का दिया हो कभी? नहीं, अभी तक मैंने इंटरव्यू में पहुंचा ही नहीं हूँ। नहीं पहुंचे, ओके।
तो क्लरिकल क्वालिफाई हुआ, पीओ वाला भी क्वालिफाई नहीं नहीं किया, तो हम्म, इसलिए इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं। कभी और लाइफ में कोई और इंटरव्यू कभी दिया हो? हाँ, एक बार मैंने, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने ऐसे ही एक एग्ज़ाम दिया था स्टेनोग्राफर का। हम्म तब मैं स्टेनो भी तैयारी करता था, हम्म मतलब करता था, स्टेनो अभी भी आती है। हम्म तो तब मैंने क्वालिफाई किया था, तब मैं इंटरव्यू में पहुंचा था। हम्म तो इंटरव्यू में वो यूपी का एग्ज़ाम था। हम्म तो उन्होंने बस मेरे गांव से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी थी। हम्म बाकी मैथ्स में एक दो क्वेश्चन पूछे थे जो वर्बली हो सकते हैं। हम्म तो उसमें अच्छा लगा था मुझे इंटरव्यू, तो मुझे लग रहा था अच्छा हुआ है। बट मैं ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो मैं ग्रेजुएशन के उसमें 10 मार्क्स मिलते हैं। हम्म तो उसकी वजह से मैं -10 मार्क्स हो गए थे, इस वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हम्म। हेमंत कह रहे हैं गर्लफ्रेंड को कितना टाइम देते थे? बताओ, कितना टाइम देते थे गर्लफ्रेंड को? गर्लफ्रेंड होगी तब ना, नहीं। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखो यही है कि जैसा कि सब हर कुछ चीज़ें देखो बताया। बाकी जैसे पूजा आपने पूछा कि अगर बैक है तो हम बैंक में तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बैक से बैक के से कोई लेना देना नहीं होता है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई ऐसा परसेंटेज का भी बिल्कुल कोई नहीं। बाउंडेशन नहीं है कि आपके इतने परसेंट होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो आप जा सकते हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक और आ रहा है कि भाई सैलरी कितनी है आपकी, अगर बताना चाहो तो। वैसे तो खैर सभी को पता रहता सभी है को पता क्लरिकल की जो रहता है, बैंड हाँ। होती है। आप ठीक है। लोग देख भी सकते हैं, काफ़ी लोग डालते रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप सिलेक्शन लीजिए, खुद की सैलरी देखिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि बैंक की जॉब कैसी है, प्लेस कैसी है। हम्म अच्छा लगता है, मतलब मैं जिस ब्रांच में मैं हूँ वो तो पूरे रीजन की मेन ब्रांच है। हम्म। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आते हैं, रोज़ नए नए बैंक का लोग। नाम बताया आपने? नहीं बताया। बताया शायद। मेरे जो बैंक है उसका नाम है आर्यव्रत ग्रामीण बैंक। वो ठीक है। मतलब यूपी भर में 26 रीजन है, उसमें 26 ज़िलों में है। और मैं उरई रीजन में पोस्टेड हूँ, हम्म उसकी मेन ब्रांच में हूँ। तो काफ़ी कस्टमर आते हैं रोज़, डेली नए नए कस्टमर से मिलना होता है। थोड़ा कुछ कस्टमर होते हैं इंटरटेन करके जाते हैं। मतलब कुछ काफ़ी, हम लोग हाँ, ग्रामीण बैंक है तो गांव से आते हैं। तो हालांकि वो अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को हंसी आती है, तो हम लोग एंजॉय भी करते हैं कैसे काफ़ी। एक आध कुछ एग्जाम वो बताओ जरा, एक कोई आध अभी, वाक्या। एक दिन मैं पेमेंट में बैठा था, तो उन्होंने, मतलब उनको शायद तो 2000 उन्होंने निकाले थे। हम्म तो मैंने उनको 500 के 4 नोट दे दिए। तो वो कह रहे हैं, बउआ 10-10 के दे, 100-100 के दे दो, 1000 रुपए। हम्म। कह रहे ज़्यादा लगते हैं वो देखने में। हमने कहा तो फिर आपको 10 की गड्डी देता हूँ ना मैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब मजा आता रहता हाँ, है। मजा तो कुछ होते हैं। एक अभी कल की बात है, परसों की, फ्राइडे की। हम्म मैम ने बोला कि थोड़ा वो जमा करने आए थे, तो थोड़ा मैम ने मजाक कर दिया, वो गुस्सा हो गए, कह रहे हैं हमसे मजाक मत किया करो। मैम कहनी ठीक है भैया जाइए, हम आपसे मजाक ही नहीं करें। अच्छा। कुछ कस्टमर बिल्कुल अकड़ू टाइप के होते हैं, अगर मजाक करना भी चाहो, मतलब मजाक करते रहो तो अच्छा निकल जाता है टाइम, नहीं तो इतनी भीड़ रहती है तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। हम्म। तो मतलब ये है कि ठीक है, मतलब कट हम्म जाता है टाइम। अच्छा है। बोरिंग तो नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, तो मेरे को तो अच्छा लगता है। अच्छा, बैंक में जाने के बाद कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो आपने सीखी हो नई, कोई ऐसा नया एक्सपीरियंस जो आपके अंदर चेंज लाया हो आप, या फिर कुछ मेच्योरिटी लेवल का? हाँ, हाँ। तो ये है कि मतलब जितना बोलना है ना उतना ही बोलो। अच्छा। हाँ। ज्यादा आप, नहीं बोलना। हाँ, जितना अगर आपसे सामने वाला पूछ रहा है उतना ही बताओ। हाँ। अपने आप से ज़्यादा नहीं बताना है। ऐसा क्यों? नहीं तो वो सोचता है कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी ये कैसे हो सकता है, फिर वो अपना ज्ञान देने लगता है। और मतलब अगर, अच्छा। मतलब ये कस्टमर की बात होगी, वैसे भी अगर आप ऑफिशियली भी मीटिंग वगैरह में बैठो, तो उतना ही बोलो जितने आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, या जितना आपको सजेशन देना चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं देना चाहिए, नहीं तो सोचते हैं कि इसके पास ज़्यादा ज्ञान है ना, तो फिर वो उतना वैल्यू नहीं करते हैं। हम्म, ठीक है। तो ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों के देखो बहुत से, आई थिंक काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने उठाए, बहुत सारी चीज़। भाई अपने रिलेटिव्स पड़ोसी का रिएक्शन बताओ आफ्टर जॉब, सबसे इम्पोर्टेंट। ये तो बड़ा अच्छा, ये जो एक स्टूडेंट है शिल्पा पांडे, इसको बड़ी रिलेटिव से बड़ी दिक्कत रहती है। तो जरा एक बार बताओ रिएक्शन कैसा था और पहले क्या रहता था, ऐसा कुछ था? पहले तो मतलब जब भी मिलो, मैं तो कम मिलता था, ज़्यादा नहीं जाता था। हाँ। कभी मिलो तो पूछते थे क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तैयारी कर रहे हो, मतलब उनको लगता था कि तैयारी ही करते रहोगे, हम्म कुछ कर लो। हम्म। और जब हुआ फिर ठीक है, लग गई, कट गया। निकल जाएगी अब। अच्छा। मतलब नॉर्मल उतना रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, वो अब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं ना। हाँ।
अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उनको लगेगा कि मतलब बाकी तो हम लोगों को समझ में आता ही है कि कौन जल रहा है, तो जेलस फील हो रहा है। ठीक और है। अभी एक मेरी आंटी हैं, उन्होंने भी बोला कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, नहीं वो देखेंगे तो बोल। ऐसा ना हो कि पता चला कि इंटरव्यू के चक्कर में दुश्मनी बढ़ा लो तुम बैठ के यहाँ पर। चलो, तो ठीक है, 10th में एक बार परसेंटेज बता दो देवांश पूजा सर, आपके 10th में पढ़ एक्चुअली ये क्यों पूछ रहा है पता है, ये 8th क्लास का स्टूडेंट है, ये हमारा रेगुलर है और 8वीं क्लास में अभी 12 साल का आई थिंक है। तो 10th का परसेंटेज बता दो भैया एक बार। 10th में मेरे 83% थे, 83। यहाँ यूपी यूपी बोर्ड, बोर्ड। यूपी बोर्ड से। और इंटर में मेरे 85% है। 85%। ओके, चलिए। सो आई थिंक दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के जितने भी जो सर कभी माइनस मार्किंग नहीं हो तो एक्यूरेसी का क्या फ़र्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में, बताओ भाई। अगर मान लो किसी एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, ऐसा तो कोई अब एग्ज़ाम रहा ही नहीं जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है है। ना, अभी यूपीएसआई का भी मतलब कुछ स्टेट अच्छा, लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसमें तो माइनस फिर उसके मार्किंग नहीं बारे है। में मुझे नहीं पता है। हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन का मैं जो फर्क है वो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपको मैं यूपीएसआई का एग्जांपल दे देता हूँ। तो लास्ट अगर देखा जाएगा तो यूपीएसआई में जैसे जनरल की अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक शायद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 152 150 कुछ प्लस जो है आपके नंबर गए थे, बिल्कुल होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन का नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो उससे फर्क नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि आपका जो शिफ्ट है वो कितनी टफ आई कि कितनी ईजी आई, तो उसके बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। नेगेटिव है नहीं है वो तो फिर तब भी होगा आपका, ठीक है। निकिता कह रही हैं भाई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं करते थे क्या पीपल या फ्रेंड? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि बताया डिस्ट्रैक्शन होता था, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा कटके रहते थे, पार्टीज वगैरह ज़्यादा नहीं करते थे, वही सारी चीज़ें हैं ना निकिता। चलेगा इस, तो मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पर विष्णु सैलरी का तो बता ही दिया है, कह रहे कि एक बार सिलेक्शन ले लो फिर आप अपनी खुद की सैलरी देखना, और बाकी जो क्लैरिकल की सैलरी है वो नेट पर डली हुई है, आप देख सकते हो। ये बताना नहीं चाह रहे मोस्टली अंदर से और क्या क्या कमाते हो। ऊपरी इनकम प्रियांशु कुछ होती है क्या? नहीं, ऊपरी इनकम कुछ नहीं होती। जैसे डिपुटेशन पे जाते हैं, मतलब जैसे किसी ब्रांच में स्टाफ कम होता है तो दूसरी ब्रांचेस में भी भेजा ऊपरी जाता है। इनकम का मतलब ऐसे कभी खुश होके कोई दे दिया भाई सर आप नहीं आपने नहीं, काम करा दिया, बैंक में कैमरे लगे हुए हैं, इससे सावधान भी रहना है। और यहाँ पर बोल भी नहीं सकते हो हाँ, ना? नहीं अच्छा। बोल लेते ही नहीं तो ठीक है, तो ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा एक बार बताना जरूर। प्रियांशु गुप्ता एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट आप ही की बीच में पढ़ते थे पहले, और अभी भी देखो तैयारी ये अभी भी करते रहते हैं। हालांकि अभी सेलेक्टेड हैं आर्यवर्त ग्रामीण बैंक में और पोस्टेड हैं, 3-4 महीने से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो भी गया है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, देखो दोस्तों अभी भी एग्ज़ाम देते रहते हैं कि अभी और कोई हायर अच्छी पोस्ट मिल जाए या फिर कोई और अच्छा बैंक मिल जाए, या और आरबीआई में मान लीजिए अगर हो जाए, कुछ भी है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपकी जॉब लग जाती तो आप छोड़ दो अपने करियर को, आप करते रहो, कुछ और भी अच्छा हो सकता है। या फिर इंटरनली भी आप इंटरनल एग्जाम दे के भी आगे प्रोसीड कर सकते हो, प्रमोशंस के लिए आप जा सकते हो। तो करते रहो, ऐसा नहीं कि आपकी एक जॉब हो गई तो उसके बाद आपने सीखना छोड़ दिया, सीखते रहो, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। आप देखो दोस्तों, सरकारी चाहे एग्जाम बैंक की तैयारी करो, चाहे एसएससी या फिर रेलवेज, सभी का एक जो ओवरऑल जो स्टूडेंट का लाइफ होती है, स्टूडेंट की जो बातें होती है, उसका जो मेंटेलिटी होती है वो यही होती है जो इन्होंने आज बताई। सो मेरे ख्याल से दोस्तों आज का सेशन यहीं पर अपन करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट टाइम फिर से एक और किसी कैंडिडेट के साथ हम मिलेंगे बहुत जल्द, और कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ स्टूडेंट से रूबरू कराते जाएं, जो कि अपनी लाइफस्टाइल, अपने करियर के बारे में, अपनी जो भी स्ट्रगल है या जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बताते रहें, जिससे कि हम और आप दोनों लोग मोटिवेट होते रहें कि किस तरीके से हमें आगे सिलेक्शंस के लिए बढ़ना है। तो दोस्तों बिल्कुल भी होप मत छोड़ो, बढ़िया से करते रहो और पढ़ते रहो। स्टूडेंट है जब तक तो पढ़ना ही है, और जब एक बार जॉब हो जाएगी तो उसके बाद सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रियांशु एक लास्ट कोई ऐसी लाइन या मोटिवेशन लाइन है, कुछ भी ऐसी बात जो आप अपने दोस्तों को बोलना चाहोगे? डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा हट के रहें, बाकी पढ़ाई करते रहें। और कुछ और क्या ही मैं बोलूँगा, बाकी मैं भी मेन अभी स्टूडेंट ही हूँ। डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, मेन डिस्ट्रैक्शन है रिश्तेदारों वाले सबसे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो भाई देखो, सब बहुत अच्छी बात बोली, छोटी बात है बट बहुत कायदे की बात है कि डिस्ट्रैक्शन से हट कर रहो और बाकी सारी चीज़ें करते रहो, है ना। मतलब अपनी पढ़ाई करते रहो, डिस्ट्रैक्शन हट के रहो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चलता रहता है वो करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और प्रियांशु गुप्ता, थैंक यू सो मच प्रियांशु फॉर कमिंग। एंड गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और किसी सक्सेस के साथ में, जहाँ पर हम उनकी भी सक्सेस स्टोरी देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अब अनअकैडमी पर
दोपहर 2 बजे, 5 बजे, शाम 6 बजे और रात 10 बजे इसी चैनल वापस से। तो रीजनिंग के लिए जैसा कि आप अगर पढ़ना चाहते हो बैंक या एसएससी जो भी, रात 10 बजे डेली क्लास होती है दोस्तों। रीजनिंग के लिए आप आ सकते हो इसी चैनल वाईफाई स्टडी